पार्ट रहता है आपका इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। तो अगर आप देखें ये पहली हमारे जो यहां से लेकर यहां तक एक स्टैंजा लिया गया है, कौन सी पोएम से लिया गया है बताओ? स्पीक अप। ये स्पीक अप पोएम जो है ये किसने लिखी है? फैज अहमद फैज ने, ठीक है। यस सर। तो आप एक काम करो यार, इसको लाइट से किसने लिखी है? फैज अहमद फैज। क्या बोलता है? स्पीक अप फॉर योर लिप्स आर नॉट सील्ड। क्या बोलता है? स्पीक अप फॉर योर लिप्स आर नॉट सील्ड। उसके आगे बढ़ो दूसरी लाइन। एंड योर वर्ड्स आर स्टिल आवर ओन। योर वर्ड्स आर स्टिल योर ओन। इसका मतलब क्या है? स्पीक अप योर लिप्स आर नॉट सील्ड, कि तुम दोनों आपके होंठ थोड़े सिले हुए हैं, तुम्हारे बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल के लब आजाद हैं तेरे। एंड योर वर्ड्स आर स्टिल योर ओन, तुम्हारे शब्द तुमसे थोड़े भी छुड़ा सकता है, तो तुम्हारे हैं। दिस अपराइट बॉडी मीन्स स्ट्रेट बॉडी इज योर्स, स्पीक व्हाइल योर सोल इज स्टिल योर ओन। तुम्हारी रूह जो है तुम्हारी अपनी है। तो आपने सिर्फ ये 4 लाइनें, तो ये तभी आप ये वाला कॉम्प्रिहेंशन आप तब कर सकते हैं जब आपको पोएम पढ़ी होगी, आपने थोड़ा इसके बारे में नॉलेज रखते होंगे पहले, ठीक है। तो फिर आपको ये कॉम्प्रिहेंशन करने में, ये इसको कॉम्प्रिहेंड करने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो क्या बोलता पहली लाइन है? द पोइट वांट्स टू मेक हिज, द पोइट वांट्स, पोइट जो है चाहता है, किसको बनाना चाहता है? कि कौन बोले? टू हिज कंट्रीमैन, टू हिज कंट्रीमैन। वेरी गुड। रियलाइज दैट गॉड हैज गिवन देम द पावर टू। अब खुदा ने, अलमाइटी ने उन्हें एक पावर दी है। क्या पावर दी है? स्पीक करने की। यहां पर क्या आएगा? कंट्रीमैन। क्या आएगा? कंट्रीमैन। एंड दे मस्ट स्पीक अप द थिंग्स दे वांट टू से। उन्हें वो बोलना चाहिए जो बोलना चाहते हैं। एंड दे हैव ऑल्सो अ डेश ऑफ देयर ओन। उन्हें कुछ है जो उनका अपना है। वेरी गुड। यहां पर लिखा है एंड योर वर्ड्स आर स्टिल योर ओन, या दिस अपराइट बॉडी इज योर्स। तो यहां पर क्या आएगा? स्पीक व्हाइल योर सोल इज स्टिल योर ओन। यहां पर अब आपने देखना है कि यहां पर क्या आएगा? सोल भी आएगा, सोल भी यहां पर लिखता है सोल इज स्टिल योर ओन, और यहां पर लिखता है योर वर्ड्स आर स्टिल योर ओन। अब आपने गैस करना है, अब आपने जज करना है कि यहां पर वर्ड्स आर योर ओन या सोल आर योर ओन, क्योंकि दोनों चीजें इस स्टैंजा में पोइट कहता है, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा? एंड दे हैव ऑल्सो अ डेश ऑफ देयर ओन, दे शुड फॉलो। वो क्या करने चाहिए? फॉलो डेश ऑफ देयर सोल। उन्हें अपनी सोल की सुननी चाहिए। क्या? अपनी आत्मा की क्या सुननी चाहिए उनको? वॉइस। वेरी गुड। क्या आएगा? वॉइस ऑफ देयर सोल, वॉइस ऑफ देयर, आवाज सुननी चाहिए उन्हें अपनी, किसकी? रूह की। ऑफ देयर सोल एंड से दैट, और क्या करना चाहिए जब वो आवाज सुने अपनी सोल की? फिर क्या स्पीक अप करे? क्या बोले फिर वो? ट्रुथ। ये भी आ सकता है, ठीक है। से द ट्रुथ, और जो सच्चाई है वो वहां पर बोले से द ट्रुथ। दे हैव केप्ट ब्यूरिड इन देयर, जो उन्होंने दफना कर रखा है। किसमें रखा है? हर्ट, इन देयर हर्ट। अब अगर आपने ये पोएम को अच्छी तरह पढ़ा है ना, हालांकि हर्ट कहीं पर है इसमें नहीं, वॉइस कहीं पर है नहीं है, ये तो है ट्रुथ, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा? हर्ट, जो उन्होंने दफना कर रखा है। कहां पर दफना कर रखा है? ब्यूरीड करके रखा है। कहां पर ब्यूरीड करके रखा है उसको? हर्ट। कहां पर? HEART, हर्ट, ठीक है। और यहां पर क्या आएगा? सोल। एंड दे हैव शांति हुई, शांति, आजादी, शांति होगी। अब आजादी चाहिए। एंड दे हैव ऑल्सो, तो ये आपके 3 नंबर बन जाते, सिंपल।
ठीक है। Yes. लेकिन अब ये कहीं कभी कभी ये वाला स्टैंजा थोड़ा इसका रिग्रेस लेवल आता है। रिग्रेस मतलब कि यहाँ पे थोड़ा ये डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपने ये वाला वॉइस, लेकिन डिफिकल्ट तो है। अगर आप ये वाला स्टैंजा का मीनिंग पूरा निकाल लेते हो, इसका मीनिंग अगर आपको पूरा समझ आए, सिंबॉलिक मीनिंग, ठीक है, लिटरल मीनिंग, दोनों। लिटरल होता है जैसे स्पीक का मतलब होता है बोलना, ठीक है, तो सिंबॉलिक होता है मतलब जब हम बोलते कुछ है और मीनिंग कुछ और होता है। तो वो दोनों मीनिंग हमें पोयम के पता होने चाहिए, तब जाके हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। यस सर। कितने बच्चों ने इसको निकाला आपने? कितने बच्चों को दिक्कत आई इसको निकालने में? यानी कुछ बोल रहे थे, कुछ तो बोल रहे थे, कुछ तो चुप थे ना, उनका क्या पता उनको समझ आ रहा था कि नहीं आ रहा, है ना। तो क्या है? द पोइट वांट्स टू मेक हिज कंट्रीमैन रियलाइज दैट गॉड हैज गिवन देम पावर टू स्पीक, एंड दे मस्ट स्पीक अप द थिंग्स दे वांट टू से, ठीक है। एंड दे हैव आल्सो अ सोल ऑफ देयर ओन, they also have a soul of their own, they should follow the voice of the soul, उन्हें फॉलो करनी चाहिए। क्योंकि अब देखो यहाँ पर सोल क्यों आएगा, क्योंकि they should यहाँ पर बोलता है of their soul, तो उसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा? सोल, ठीक है। they should follow the voice of their soul and say the truth, they have kept buried in their heart of fear, जिसको उन्होंने ब्यूरी करके रखा है। कहाँ पर ब्यूरी करके रखा है? हार्ट में। कहाँ पर ब्यूरी करके रखा है? हार्ट में। वेरी अच्छा, हम ठीक है। यस सर। यहाँ पर देखो, अब देखो यहाँ पर, चलो मैं इसको हटा देता हूँ। कंट्रीमैन पहली जगह पे हमने क्या लगाया था? कंट्रीमैन। दूसरी जगह स्पीक, तीसरी जगह सोल, द वॉइस। यहाँ पर थिंग्स या ट्रूथ डजंट मैटर, ठीक है। थिंग्स की जगह ट्रूथ ज्यादा बेटर है, हमने ट्रूथ लगा दिया ना, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि इसने, हमने क्या करना है, हमने लिखना है मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा आएगा, ज्यादा अच्छा वर्ड कौन सा आएगा। तो हमने ट्रूथ लिखा तो वो भी बहुत अच्छा है। यस सर। अब देखिए ये वाली पोयम हमने वेदपाल दीप की, ये पोयम है। किसकी पोयम है ये? वेदपाल दीप की है ना। क्या नाम है इस पोयम का? ये वाली, माई फीट आर कोल्ड विद वाटर सिपिंग थ्रू माई शूज, I explained. ना फ्रॉम एन इवनिंग वेट विद रेन, एन इवनिंग वेट विद रेन, उससे लीजिए एन इवनिंग। ये हमने कहाँ पढ़ी है? सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस में हमने ये पढ़ी है, ठीक है, क्योंकि ये हमने ऑफलाइन में नहीं पढ़ी, ठीक है। एन इवनिंग वेट विद रेन, एन इवनिंग वेट विद रेन। ये एक इस पोयम में जो पोइट होता है, ये वेदपाल दीप जो है, ये डोगरी पोइट, क्या है? डोगरी पोइट। और उसकी इस पोयम को ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में। और यहाँ पर इस पोयम में पोइट क्या करता है कि वो बोलता है कि मैं एक जिंदगी के एक दहाने पे खड़ा हूँ, एक ऐसे मकाम पे खड़ा हूँ जहां पर उसे खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। यानी उतना उसको क्या मतलब, जब इंसान की ओल्ड एज उम्र एक ऐसी उम्र पे पहुंच जाता है जहां पर उसे खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उसने उस अपने लाइफ का आखिरी जो पार्ट है, आखिरी जो फेज है, जैसे हमने पढ़ा था ना, वो कौन सा पढ़ी थी कल हमने, माय मदर एट 66, वो भी थी ना लास्ट फेज में। तो जो ये लास्ट फेज है उसको ये डिफाइन करता है कि किस तरीके की दिक्कत आती है। उसको उसने कंपेयर किया है बारिश की रात के साथ। इसके साथ बारिश की रात। वो बोलता है कि एवनिंग्स आर वेट, कि घर के जो द्वार हैं वो गिले हैं, सड़कें गिली हैं, वो कहीं खड़ा होना चाहता है, उसको खड़ा होने के लिए कहीं जगह नहीं मिल रही है। उसकी बॉडी इतनी गीली हो गई है कि पैरों में भी पानी चले गया। वो क्या कर रहा है कि वो अपने बुढ़ापे की जो लाइफ है उसको कंपेयर कर रहा है कि किस तरीके की जिंदगी होती है बुढ़ापे में, कि हम सो भी नहीं सकते हैं, खड़े भी नहीं हो सकते हैं,
और बिल्कुल बेचैनी सी चारों तरफ से छाई हुई है। फिर ये बोलता है कि माइक उसका एक कंपेनियन है जो साथ में साथी है, उसमें वो क्लियर नहीं करता है वो उसकी वाइफ है, वो उसका कोई फ्रेंड है, तो लेकिन वहां पर बताता है कि मेरा एक कंपेनियन जो मेरे साथ है उसका हाथ मैंने पकड़ा हुआ है, ठीक है। और फिर बोलता है, फिर वो रिकॉल करता है कि वो भी दिन था जब मैं अकेले अपने कोर्टयार्ड में खड़ा होता था। यानी अब देखो जिंदगी का वो दहाना, आखिरी उम्र का वो हिस्सा, अब उसे ये डर लगता है कि वो था उस मैं खड़ा होता कहीं पर, क्या मैं खड़ा हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, उसे इतनी हिम्मत भी नहीं। वो बोलता है कि मैं जब जवान था, बच्चा था, तो अपने कोर्टयार्ड में अकेले खड़ा होता था, ठीक है। और वो साउंड ऑफ सिंबल्स यानी घंटियों की आवाज उसे सुनाई देती थी, ठीक है। यानी उसको वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट बोलता है खड़ा होने का, देखो, क्योंकि उस जब वो इस फेज में पहुंचा है यहाँ पर वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो उसको उस अपने जिंदगी के आखिरी पड़ाव को उसने बारिश की रात से कंपेयर किया, एन इवनिंग वेट विद रेन, ठीक है। फिर उसे एक मॉडेस्टी में दूर एक इन होती है, वहां पर उसे छोटी छोटी सी उम्मीद दिखाई देती है, वहां पर एक दिया जल रहा, ठीक है। तो वहां पर उसे एक उम्मीद दिखाई देती है, ठीक है। तो अब वो पता नहीं कि वो इस दुनिया से छोड़कर दूसरी दुनिया उसे दिखाई देती है कि क्या, किस तरीके से उसको कंपेयर किया, क्योंकि वो लास्ट फेज ऑफ लाइफ में उसको लिखा हुआ। अब देखिए ये वाली जो लाइनें हैं उसी से ली गई। क्या बोलता है, माई फीट आर कोल्ड विद वाटर सीपिंग फ्रॉम माय शूज, कि मेरे फीट जो हैं इतने कोल्ड हो गए हैं कि वाटर भी इसमें, ठीक है, कहां चले गया है वाटर, शूज में। वेरी गुड। माई आईज आर हैवी विद स्लीप, क्योंकि शाम एंड इवनिंग है ना, तो इसकी आंखें भारी हैं, ये नींद करना चाहती है। अब नींद कौन सी, आखिरी वाली, ठीक है। माई आईज आर हैवी विद स्लीप आर इज इट फेवर, या कोई ये बुखार है क्या, क्या बोलता है मेरी आंखें बहुत भारी हैं, नींद करना चाहता है। ये बोलता है या तो ये कोई बुखार तो नहीं है, क्या बोलता है, या कोई बुखार तो नहीं है। तो फिर क्या बोले, द ग्राउंड इज वेरी स्लिपरी देयर इज नो प्लेस टू स्टैंड। और अब ये ग्राउंड में ही खड़ा होता, लेकिन ग्राउंड भी क्या है, बहुत स्लिपरी है। स्लिपरी समझते हो ना, यस सर, बिल्कुल, बहुत फिसलन है वहां पर, और वहां पर खड़ा होने के लिए कोई भी जगह नहीं, नो प्लेस टू स्टैंड। द माइंड इज एग्जॉस्टेड, माइंड इज एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मतलब क्या होता है, थका हुआ, टायरसम। हिज माइंड इज आल्सो एग्जॉस्टेड, लुक्स फॉर समवन टू सम सपोर्ट टू रेस्ट, नाउ ही वांट्स टू हैव रेस्ट। अब ये ही इज फिजिकली एंड मेंटली टाइट, फिजिकली भी वो थका हुआ है और मेंटली भी। नाउ ही वांट्स some support, he is in the search of any support where he can have rest, where he can have rest. So we have to comprehend these lines, इन लाइंस को हमने क्या करना है, comprehend करना है, ठीक है। कि इनमें बोला क्या है पोइट ने, पोइट क्या, कुछ लाइनें तो आपको लिखी हुई हैं, आप में से सिर्फ आपने उसकी जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना उन्हीं को भरना है, ठीक है। अब क्या है, द पोइट इज फीलिंग कोल्ड इन, अब बताइए पोइट इज फीलिंग कोल्ड इन, कहां उसको ठंडी लग रही है, कहा, इस लाइन को देखो, कोल्ड विद वाटर सिपिंग थ्रू माई शूज, तो माई फीट्स आर कोल्ड, तो क्या बोलो, द पोइट इज फीलिंग कोल्ड इन। इस लाइन को दोबारा पढ़ो, मैं बोल रहा हूं इस लाइन को दोबारा पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो इस लाइन को, आप इसका मतलब निकालोगे। माई फीट्स आर कोल्ड विद वाटर सिपिंग थ्रू माई शूज, फीट ये बोलता नहीं है, माई फीट्स आर कोल्ड, कोल्ड क्या है, पैर है ना, कोल्ड ठंडे, क्या है, कोल्ड क्या है, फीट, माई फीट आर कोल्ड ना, माई फीट आर कोल्ड, तो यहां पर ठंडा क्या है, तो ठंडी इसको कहां लग रही है, बोलता ना, फीलिंग कोल्ड कहां लग रही है इसको, इस स्टैंजा में तो पैरों में लग रही है ना, तो फीट लिखेंगे, फीट। वाटर इज सीपिंग, वाटर इज सीपिंग थ्रू शूज, सबकी आवाज आनी चाहिए, क्या आएगा इधर, शूज, वेरी गुड, शूज। He is feeling heavy eyes, he is feeling heavy eyes, कहां पहुंचा, इस दूसरी लाइन, ठीक है। He is feeling heavy eyes also, ठीक है। It could be, what it could be, sleep, हाँ, ये बोलता है he is feeling eyes, heavy eyes also,
It would be dash dash to dash dash the नहीं, ये फुल स्टॉप है. It could be, ये क्या हो सकता है? फेवर भी हो सकता है. It could be Fever. It could be fever. It could be Fever. तो क्योंकि ये बोलता है ना मेरी आंखें क्या है, My eyes are heavy, तो उसका मतलब मेरी आंखें क्या है, भारी है. तो भारी क्यों है? स्लीप से. मगर फिर बोलता है या ये बुखार भी हो सकता है, या ये बुखार भी हो सकता है. तो जब ये बोलता है कि मेरी आंखें भारी है तो क्लियर है क्योंकि नींद है. यस सर. तो आप इसमें डाउट नहीं है कि मेरी आंखें भारी क्यों हैं, नींद से. यस सर. किससे? नींद से. लेकिन फिर उसको डाउट होता है कहीं ये बुखार तो नहीं है. ठीक है, तो इट कुड बी फेवर. द डैश डैश द ग्राउंड हैज बिकम स्लीपी. यहां पर क्या आएगा? स्लीपी. There is no place to stand and save oneself from the rain. The poet feels exhausted in his. Poet जो है फील करता है exhausted, tiresome, tired, exhausted फील करता है. ठीक है, माइंड in his माइंड कहाँ हुआ exhausted फील कर रहा है? Mind. ठीक है, यस सर. यहाँ पर बोलता है ना exhausted mind. तो यहाँ पर क्या आएगा? Mind. He looks for some place where he can sit and Rest. Yes, sir. आसान है ना? Yes, sir. रेस्ट. तो यहाँ पर आपको जब भी आपको ये वाला स्टैंजा मिले तो इधर उधर देखने की कोशिश नहीं करनी. ये गलत हो सकता है, नकल. इसमें तो आप कोई हेल्प की जरूरत नहीं. वहां जहाँ पे आपने क्या करना है, दिमाग अपना लगाना है, इसमें फिर सॉल्व करना है. ये बात ठीक है. और इसको आपको कोई, मुझे नहीं लगता कोई सॉल्व भी कर सकता है. कौन सॉल्व करेगा जब तक मैं, जिसने पढ़ा होगा पर्सनली वही इसको सॉल्व कर सकता है. यस सर. यस ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा पे जाते हैं. देखिए इसको, cold in his feet, water is seeping through his shoes. हाँ, through his shoes याद रखना. His feeling heavy, eyes also it could be. सीधा fever लिख दें आप. The ground has become slippery, exhausted in his mind. तो he looks for sit and rest. ये भी हमने ऑनलाइन की है ये वाली पोएम. ठीक है, कस्टर्ड द ड्रैगन. ये वाली पोएम जो है बहुत लेंथी है लेकिन समझने के लिए आसान है. ये ह्यूमरस पोएम है, समझना ये मुश्किल नहीं है क्योंकि इसमें सिंबॉलिक मीनिंग ज्यादा नहीं. सिंबॉलिक मीनिंग्स है ही नहीं इसमें. जो भी है मतलब जैसे जो भी लाइन लिखी है उसी में मीनिंग लिखा है, कोई डीप मीनिंग उसमें है नहीं. फन है, ह्यूमरस है. ठीक है, इस पोएम में तो आपने अगर पोएम पढ़ी होगी तो कितने एनिमल्स के बारे में इस पोएम में लिखा गया है? कस्टर्ड कौन है? ड्रैगन है. और मस्टर्ड कौन है? डॉग है. और उसके बाद और भी एक है ब्लिंडा, वो उनकी मास्टर है. और उसके बाद इंक और ब्लिंक. एक है कौन? कैट. और दूसरा है डॉग. कौन है वो? इंक एंड ब्लिंक है ना? अच्छा, वो तो उसका नाम है ना. अब एक है ना केट, एक है डॉग. डॉग का नाम ही क्या है? वो लाइक हिज मस्टर्ड की तरह वो है ना. कस्टर्ड अब देखिए हम इसको थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं. यस सर. कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ. कोई मुश्किल है लाइन समझना? मैं इसको एक्सप्लेन भी नहीं करेंगे, करने की जरूरत है. कस्टर्ड एक ड्रैगन है जिसके बिग शार्प टीथ, बड़े बड़े तेज दांत हैं. ठीक है, एंड स्पाइक्स ऑन टॉप. उसके जो टॉप है यानी ये वाला अगर कस्टर्ड है तो इसके यहाँ पे स्पाइक्स, कीले जैसे. यस सर. ठीक है, और स्केल्स अंडरनीथ. और नीचे इसके स्केल्स बने हुए हैं. ऐसे स्केल बोलते हैं ना इसी को. Yes, sir. डब्बे डब्बे जैसे सांप को बने होते हैं या Yes, sir. मछली इसको बने होते हैं, लिजर्ड को. ठीक है,
माउथ लाइक अ फायर प्लेस, इसके माउथ जो है कैसा है, फायर प्लेस। फायर प्लेस, फायर प्लेस समझते हो ना? Yes, sir. आपको तो सबको ही पता है। Yes. दोनों दो। Yes, sir. एंड चिमनी फॉर अ नोज, इसकी नोज से चिमनी निकल रही है। चिमनी क्या होता है? And Relio daggers on his shoe. Or Relio daggers on his toes. ये अपने डैगर करता, डैगर मतलब ऐसे ऐसे चलता है अपने रिलियो। Belinda was a brave as a barrel full of beers. Belinda इतनी ब्रेव थी जैसे कि बियर्स की बैरल, बैरल मतलब होता है बहुत सारे बियर, जब बहुत सारी गोलियां एक बंदूक से निकलती हैं तो उसको बोलते हैं बैरल, जिसमें बहुत सारी बंदूकें गोलियां वो कारतूस आ जाए, तो उसका मतलब ये इतनी बहादुर है जैसे 10 भालुओं की ताकत इसमें, किसमें? बेलिंडा। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन डाउन द स्टेज, और इंक और ब्लिंक इतने खतरनाक हैं वो लाइन को भगा सकते सीढ़ियों से नीचे, डाउन द स्टेज। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज टाइगर इन रेज, मस्टर्ड इतना ब्रेव था जितना टाइगर गुस्से में होता है। रेज मतलब होता है ना एंगर, जब टाइगर को गुस्सा होता है उतना बहादुर मस्टर्ड था। एंड बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन ये जो कस्टर्ड है यानी ये जो ड्रैगन है ये क्या बोलता है, मुझे एक सेफ केज चाहिए, एक छुपने के लिए एक पिंजरा चाहिए। तो इसको हमने यहाँ पे लिखना है, कोई मुश्किल है? नो सर, सब कर सकते हैं ना? यस सर। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग, क्या है वो? शार्प, ठीक है, शार्प teeth. He had spikes on his head and scales on his chest. यानी underneath means chest. Yes, sir. His mouth was like a, mouth कैसा था उसका? Fireplace. The nose looked like a, nose किसी लग रही है इसकी? चिमनी जैसी, चिमनी। Breathing out smoke, and there were really daggers on his toes. Belinda looked like a, Belinda कैसी लुक कर रही है? Belinda कैसी दिखती है? Belinda brave as a barrel full of beers. क्या? Look like a brave as a barrel या barrel full of beers. Yes, barrel full of beers. And she claimed herself to be brave. और बोलती है कि मैं ही क्या हूँ? बहादुर हूँ। Ink and Blink would boast that they could. Ink and Blink बोलते हैं कि हम क्या कर सकते हैं? Chase line down the stairs. Chase line down the stairs आएगा, chase line down the stairs. इधर लिखा है down the stairs. Chase line down the stairs. Mustard would say, Mustard क्या बोल रहा है? That he was as brave as an angry tiger. या tiger in rage. But Custard made any claims, वो कोई क्लेम नहीं करता कि मैं बहादुर हूं। He would simply ask his mistress for, वो अपनी मालकिन से क्या बोलता है? For safe cage. सबका हो गया ना ये? Yes sir. हो गया? Yes sir. Very good. तो एक तो हमारा एक पोयम का रिवीजन भी हो जा रहा है, Yes sir. और साथ साथ में ये भी हमारा कॉम्प्रीहेंशन भी हो रहा है। चलो हम चेक करते हैं, इसमें सेम है ना? Sharp teeth, fireplace, chimney, barrel of beer, chase away, lines, a nice safe cage या nice safe cage, ठीक है। ये वाली पोयम तो हमने कल ही पढ़ी है, ठीक है, ये वाली नीचे वाली है ना। ये वाली ये पढ़ी है ना कल ही। इन चाइल्डहुड, नो 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 नो, ये फिर वही वाली पोयम है, An evening bed with rain. Yes sir. An evening Bed bed with rain. An evening bed with rain. तो उसी में से ये एक स्टैंजा लिया गया है। जैसे मैंने बोला था, इन चाइल्डहुड आई स्टूड अलोन इन माई कोर्टयार्ड, कि जब ये बच्चा था मैं अकेले अपने आंगन में खड़ा रहता था। यानी अपने, देखो इसकी लाइफ का वो वाला फेज आ गया है जब इसको इतनी हिम्मत नहीं है कि ये अकेला खड़ा हो सकता है कोर्टयार्ड में, इसलिए उसे वो दिन याद आता है। यानी आप घर से आज पैदल यहाँ आते हैं, मैं मुगल मैदान से पैदल यहाँ पे आ गया और यहाँ से वापस मुगल मैदान पैदल जाऊंगा, दैट मीन्स कि 5 किलोमीटर उधर से, 5 इधर से, या कोई 8 किलोमीटर है ये शायद, तो पैदल आ गए। लेकिन आज से 40 साल के बाद
मेरे को ये भी याद मतलब अजीब लगेगा कि मैं क्लास में खड़ा रह सकता था। या इंसान अगर आप देख सकते हैं कि कोई बीमार हो जाता है, हम में से कोई यंग ही आदमी बीमार होता है तो हमें अपनी चारपाई से खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। फिर हमें याद आता है कि मैं कैसे इतना दूर जाता था, मैं कैसे बाहर जाता था, मैं कैसे खड़ा होता था, कहाँ गए वो दिन। ठीक है, मैं बीमार पड़ता तो एक ही फुल्का खा सकता है, तो फिर याद आता है कहाँ वो बड़ी बड़ी प्लेटें के चावल की प्लेटें, कहाँ 10-10 फुल्के मेरी, ठीक है, कहाँ गई वो। ठीक है, तो वो याद आता है। तो यहाँ पर इसको वो वाला दहाना, अब वहां पर बीमार जब होते हैं तो इतनी एक उम्मीद होती है कि यार ठीक हो जाऊंगा तो फिर 10 फुल्के खा लूंगा, ठीक हो जाऊंगा तो फिर जम्मू चले जाऊंगा, इधर जाऊंगा। लेकिन जो लास्ट फेज ऑफ लाइफ है वहां पर उसे क्या याद आएगा, उसको तो पता है कि मेरी रिकवरी इम्पॉसिबल है, मेरी रिकवरी वापस वहां जाना इम्पॉसिबल है। तभी बोलते हैं माय माइंड इज एग्जॉस्टेड। क्या बोलता है वो? माइंड इज आल्सो एग्जॉस्टेड। मेरा दिमाग भी क्या थकावट में थका हुआ है। In childhood, I stood alone in my courtyard, and waves of air brought the sound of cymbals. तो जो waves of air होती थी, हवा जो तेज चलती थी तो कैसी आवाज आती थी? साउंड ऑफ सिंबल। सिंबल्स मतलब क्या है? बेल्स, घंटियों की आवाज, जैसे घंटा बजने की आवाज आती है ना। We regret, अब इसे अफसोस है क्या? That the days gone by don't return, कि जो गुजर गया समय अब वो वापस नहीं आ सकता। ठीक है, हाउ टू कॉल बैक टाइम पास्ट है। अब ये हाउ टू कॉल बैक, कैसे उसको वापस लाए जो वक्त मेरे से निकल गया। द पोएट रिकॉल द डेज ऑफ हिज, कब या कौन से दिन से याद आते? चाइल्ड। ठीक है, ऑफ हिज पास्ट, ऑफ हिज चाइल्डहुड। ही रिमेंबर्स हाउ ही यूज्ड टू स्टैंड अलोन इन कोर्टयार्ड। वेरी गुड। तो उसे याद आता है कि मैं अकेले कैसे खड़ा रहता था, कहां पे? कोर्टयार्ड। अलोन इन कोर्टयार्ड द डेश वुड ब्रिंग द साउंड ऑफ, क्या लाता था उसे साउंड ऑफ? क्या? द एयर, द वेव्स ऑफ एयर। क्लियर होना चाहिए, सिर्फ एयर नहीं, द वेव्स ऑफ एयर वुड ब्रिंग द साउंड ऑफ क्या? ठीक है, और being sung somewhere, the poet feels sad that the days gone by, जो days गुजर गए हैं, don't return. He finds no way to days that are past had gone. Call back. Very good. He finds no way to call back. ठीक है, call back that are past had gone. अब इसे कोई उम्मीद नहीं है कि जो वक्त गुजर गया उसको मैं वापस लास्ट में। देखो जब पहला स्टैंजा था ना, उधर आपको डिफिकल्टी आ रही थी सॉल्व करने में, दूसरे में और थोड़ा मसला हल हो गया, अभी जाके थोड़ा ना और क्या क्लियर हो रहा है कंसेप्ट कि किस तरीके से हम इसको कंप्रीहेंड करेंगे। ठीक है, तो हमने उस स्टेज पे पहुंचना है कि हमें कोई भी ऑब्जेक्टिव आंसर छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल आसान है। यहाँ पर तो हमारा नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, आपने फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप कर देने और आपके 3 नंबर आपके झोली में। ठीक है, सिर्फ 3 नंबर नहीं, कि अगर आप इसको रिकेप कर लेंगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी आपके इंग्लिश के निकल जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको अपने आप को सेल्फ असेसमेंट इसको बोलते हैं। सेल्फ असेसमेंट करनी चाहिए कि मैं कहां पे खड़ा हूं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चाइल्डहुड, ठीक है ना हमारा, ठीक है, हिज कोर्टयार्ड, अलोन इन कोर्टयार्ड, ठीक है, द वेव्स ऑफ एयर वुड ब्रिंग द साउंड ऑफ चंबल्स, डोंट रिटर्न, ठीक है, ही फाइंड द, ठीक है, यस सर, सारा हमारा ठीक है। ये हमने कर दिया ये वाला, ठीक है, माई फीट आर कोल्ड, ये तो सबको निकल, सबसे आसान है ये। देखते हैं आप, ये कौन सी पोएम से लिया गया है? प्रेयर पोएम किसने लिखी है? ये महजूर ने। कहाँ तक है भाई? और ये कौन सा स्टैंजा है मुझे बताओ? फर्स्ट स्टैंजा है। उसका मतलब आप थोड़ा ग्रेस कर लेते है ना। लॉर्ड यू आर माई होप एंड ट्रस्ट, लीड मी टू द वे ऑफ ट्रूथ। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। हाउ लॉन्ग शैल आई ड्वेल इन ignorance, power with the nectar of knowledge। वेरी गुड।
lend ear to my wailing and please cure me of Ill and pain. very good. Be kind each moment to me, let me never feel it want means desire. Save me from three things: sloth, infirmity and doubt. Sloth क्या होता है? Laziness. Infirmity क्या होता है? कोई भी कमजोरी. हाँ, very good. क्या? नहीं, infirmity. Weakness. कोई भी. और then it's doubt. Confusion. Very good. और लेकिन फिर बोलता है कि तीन चीजें मिलो. Surcharge my heart with patience, Zest and hope. passion, zest and Hope. तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आएगी आपको. द पोइट कॉल्स डेज इज होप एंड ट्रस्ट. किसको? लॉर्ड. कौन है इसका होप एंड ट्रस्ट? आप और मैं थोड़े हैं, लॉर्ड है. ठीक है. ही कॉल्स अपॉन द गॉड टू लीड हिम टू द वे ऑफ ट्रुथ या पाथ ऑफ ट्रुथ. द पोइट हैज सो फार बीन लिविंग अ लाइफ ऑफ Humanity. अभी तक वो कैसी जिंदगी गुजार रहा था? Ignorance. लाइफ ऑफ इग्नोरेंस. Ignorance. अब ऐसा भी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो चीज हमें आती है ना, हम उसमें जल्दी गलती कर लेते हैं. कि हमें आती है तो फटाफट उसको क्या कर देते हैं कि गलत चीज लिख देते हैं. पूरा हमने एक एक बारीकी से एक एक चीज का, एक एक लाइन का मीनिंग समझना है ना. और कभी और कॉन्फिडेंस में हम और भी कुछ गलत कर देते हैं, तो हमने थोड़ा उसको दिमाग लगा के करना है. तो क्या आएगा? लाइफ ऑफ इग्नोरेंस. ठीक है. ही प्रेज टू गॉड टू डेज. ही प्रेज टू गॉड टू लीड करना उसको. लीड हिम विद द Ill and pain. no. He prays God to dash. He prays God to. इस लाइन में देखो आप, इसमें वो क्या करता है? दुआ अपने भगवान से. Nectar of knowledge. हाँ, तो विद हिम विद द नेक्टर ऑफ नॉलेज. ठीक है. The nectar of knowledge. Yes. नेक्टर ऑफ Knowledge. तो यहां पर क्या आएगा? He prays to God to Pure me the पावर, यानी उसके ऊपर डाल दे, है ना. पावर हिम विद द नेक्टर ऑफ नॉलेज या ब्लेस हिम विद द नेक्टर. जो भी आपका अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पर आए. ठीक है. He does not want to feel the want of anything in his life. तो ये वाली कौन सी लाइन आ गई? ये वाली. ठीक है. अच्छा. So he prays to God to save him from. इसलिए ये बोलता है कि मुझे बच. Save him from. किससे? सलाह, इंफॉर्मेटिव एंड डाउट. तीनों लिखनी. Yes, sir. तीनों से बोलता बचा. बस यहाँ पर एक लाइन तो इसने टच ही नहीं की. ये वाली लाइन भी टच नहीं हुई है और ये वाली लाइन टच नहीं. ठीक है. यहाँ से तीन निकले. ठीक है. इग्नोरेंस भी यहाँ से आया, पावर हिम नेक्टर ऑफ नॉलेज. ठीक है. ये वाली पोएम भी हमने की है. ये वाली पोएम कौन सी है हमारी? My mother is माई मदर एट 66. अब मुझे बताओ, ये माई मदर एट 66 जो है ये किसने लिखी है? Kamala Das. कमला दास. तो यहाँ पर क्या है? रीड द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम गिवन बिलो एंड देन कंप्लीट द समरी बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद मिसिंग वर्ड्स. फिर इसमें भी हमने समरी कंप्लीट करनी है. Yes, sir. ठीक है. तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बेसाइड मी. Yes, sir. उसकी माँ उसके साथ बैठी. माँ उसके साथ बैठी हुई थी. डोज थी. डोज मतलब बुढ़ापे में. नहीं, नींद आ रही. नींद आ रही. She was having light sleep. Having गाड़ी में नहीं आती नींद आ रही. Yes, sir. ओपन माउथ थी और हर फेस वाज एक्शन. एक्शन मतलब कलरलेस. पेन भी लिख सकते हैं आप. कॉप्स मतलब CORPS. डेड बॉडी लाइक लिखा ना आप. कॉप्स एंड रियलाइज विद द पेन. कॉप्स मतलब क्या है? डेड बॉडी. याद रखना है, नोट कर दो. CORPS. And realized with the pain that she was as old as she looked, but soon put the thoughts away and she looked out. और जल्दी उसने क्या किया? वो थॉट
अपने दिमाग से अपने दिमाग दिमाग से निकाली और क्या किया, बाहर देखने लगी। और बाहर क्या उसे दिखा था, रनिंग रनिंग ऑफ ट्रीज कौन सा पोइटिक डिवाइस है, personification। पर्सोनिफिकेशन। वेरी गुड। हमने क्या करना है इसमें, समरी, तो इसको कर सकते हैं ना आप। द पोइट से दैट शी वाज डैश डैश टू कोचिंग ड्राइविंग। बहुत ज्यादा मैंने देखा ये वाला स्टैंजा आता है एग्जाम में, ड्राइविंग टू कोचिंग। ये सभी जितने भी हमने अभी तक पढ़े ना, ये सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हैं, वहां सैंपल पेपर से उठा के लिए गए हैं। ठीक है, तो एग्जाम से ये क्वेश्चन पेपर से उठाए गए हैं ये सारे। ड्राइविंग टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे अलॉन्ग विद हर, कौन थी उसके साथ में, मदर। सिंपल, अगर आपको पोयम अच्छी तरह, शी नोटिस हर मदर डैश डैश ओपन माउथ। क्या थी वो, डोज ओपन माउथ। बेसाइड हर ही, हर मदर, ही नहीं है, हर मदर वाज पेल लाइक। अब एशियन है ना इधर, तो यहां पर क्या है, अब कैसी थी, पेल लाइक का, एशियन लाइक का, कैसी कलरलेस थी वो, किसकी जैसी थी वो, उसका रंग होगा, हाँ, कॉप्स, डेड बॉडी की तरफ, ऑफ लाइक अ कॉप्स, CORPS, कॉप्स। हर लुक्स ग्रीव्ड द पोइट, उसकी जो शक्ल थी, पोइट उससे बड़ा दुखी होता है, दुखी होती है। शी ट्राइज टू डैश डैश द सीन, वो क्या करती है, वो कोशिश करती है कि वो वाला सीन वो भुला दे। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ, थ्रो आउट, या हम ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड आ रहा है, अवॉइड द सीन, avoid the scene by dash dash out of the window, by dash dash out of the window। कैसे वो उसको अवॉइड करना चाहती है उस सीन को, क्या कर रही है वो, क्या करती है वो, खिड़की, क्या बोलेंगे उसको, लुकिंग आउट, by looking out, by looking out of the window, by looking out of the window। ये वाली पोएम देखिए, सुनी है ना, आसान है ना। कौन सी पोएम से लिया गया है ये वाला, मिरेकल। मिरेकल पोएम किसने लिखी है, वॉल्ट विटमैन। कौन कौन से मिरेकल्स के बारे में कुछ रिमाइंड करो थोड़ा, कौन कौन से मिरेकल के बारे में बोला है वॉल्ट विटमैन ने। एक स्ट्रीट, कौन सी स्ट्रीट में चलता है तो बोलता है मैन, walking in the streets of Manhattan is also a miracle for the poet। Looking at the roof of the house, dotting there his eyes on the roofs of the house। Walking on the beach with naked feet, that is also a miracle for the poet। और कुछ जो आपको, standing under the wood, forest में यानी woods में अकेले खड़े होना, हाँ, Sting at the dinner table with the rest, very good। और कोई, animals feeding in the field, that is also honeybees very busy in the summer afternoon। शाबाश, sundown, very good। moon, उसको बोलता है डेलिकेट थिन कर्व ऑफ द मून, और एक्सिक्यूट थिन कर्व ऑफ द मून बोलता है। फिर वो पानी में जाता है, फिर फिश को भी बोलता है, फिर सी को भी बोलता है, फिर रॉक्स को भी बोलता है, ठीक है। फिर वो शिप, वो यानी पानी की चीजों को, यानी वो नेचुरल चीजों को भी बोलता है, और मैन मेड चीजें जो हैं उनके बारे में भी बोलता है कि ये सभी मिरेकल्स हैं। फिर बोलता है कि ये लोग क्यों मिरेकल्स के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ मिरेकल्स के बारे में बताया गया है। तो बोलता है why who makes much of miracle as to me I know of nothing but miracles। तो ये कौन सा स्टेंजा लिया गया ये वाला, पहला ये है ना, वॉकिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ मैनहट्टन है ना। और उसके बाद क्या बोलता है, or dot my sight on the roofs of the house, or wade with naked feet along the beach,
इन द एज ऑफ द वाटर। ठीक है, अगर हमने ये वाली पॉइंट पढ़ी है तो आपने ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, नहीं पढ़ी है तो थोड़ा और पढ़ लो इसको 2-3 बार। ठीक है, फिर कर लो इसको। ठीक है, आर स्टैंड अंडर द ट्रीज इन द वुड्स, कोई मुश्किल नहीं है। टॉक बाय अ डे विद एनीवन आई लव, या किसी से बात करना जो मेरा हमदर्द है, उससे बात करना दिन में। सम पीपल मेक मच ऑफ मिरेकल, व्हाई सम पीपल मेक मच ऑफ मिरेकल, क्यों लोग जो है मिरेकल 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 चमत्कार 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 बोलते हैं। चमत्कार तो इसके लिए सब जगह से, चारों तरफ से। ठीक है, द पोइट फेल्स टू अंडरस्टैंड, ये फेल हो गया समझने में, लोग क्यों मिरेकल के बारे में बात कर रहे हैं। व्हाई पीपल डू सो, पीपल थिंक दैट मिरेकल्स आर थिंग्स दैट हैपन अनएक्सपेक्टेडली and very rarely, but the poet does not agree with them. For him, dash dash there he sees around him is a miracle. For him, dash dash that he sees around him is a miracle. क्या क्या है miracle? All को थोड़ा और बोल दीजिए, all को ज्यादा, all of things that, या हाँ ऑल ऑफ थिंग ही है तो बोलो थोड़ा इसके लिए एप्रोप्रिएट वर्ड क्या आएगा इसमें है? नथिंग ना ना ना, शाबाश। नथिंग को ही थोड़ा बोलो, नथिंग को, नथिंग का ही अपोजिट आएगा, नथिंग का अपोजिट आएगा। नथिंग का एंटोनिमस क्या है? एवरीथिंग, है ना। फॉर हिम एवरीथिंग दैट ही सीज अराउंड हिम इज अ मिरेकल। एवरीथिंग क्या आएगा? एवरीथिंग। Everything that he sees around him is a miracle. He may be anywhere. It may be the streets of Manhattan. Streets of Manhattan. Where he is walking, he sees miracles when he runs his eyes over the dash. अपनी आंखें कहाँ दौड़ाता है? Roofs of the houses. Over the roofs of the houses. And looks towards the sky. He sees miracle when he walks with naked feet at the edge of water. Dash dash, edge of water. Dash dash, he sees miracle when he stands under the forest, under trees in the woods. लेकिन यहाँ पर बताइए क्या है? Edge of water. When he walks with naked feet at the edge of water. In beach, बीच में ना, इधर बोलता है along the beach, along the beach, edge of water along the beach, बोलता है ना, wade with naked feet along the beach just in the edge of the water. क्या आएगा? along the beach. तो ये आ गया along the beach, ये वाला हो गया, और over the houses भी हो गया, और यहाँ पर क्या आएगा? ट्रीज, ये भी हो गया। ठीक है, यस सर। हमारी कितनी पोइमें भी होगी और कितने ये तकरीबन बहुत सारे पोइमें भी होगी हमारी। ठीक है कुछ अंदाजा? 4-5 हाँ, कभी ये 3 नंबर का आता है, ये बिल्कुल ही आसान है। ये मुझे बताओ ये कौन से पोएम से लिया गया? ये वाले जो, वेरी गुड यार, वेरी गुड। उसका मतलब ऑनलाइन क्लासेस का भी असर है। ठीक है, तो ये क्या है? स्पीकर से लिया गया है। सील, अपराइट, सोल, ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास। हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, हमने इन्हीं ऑप्शन में से एक ऑप्शन सील्ड के साथ लगाना। सील्ड क्या मीनिंग क्या आएगा? कुछ नहीं। ओपन है, क्लोज्ड आर फिक्स्ड है, स्ट्रेट है, स्प्लिट है, मॉडल क्या आएगा? तो यहां पर लिखेंगे हम क्लोज्ड और फिक्स्ड। ये है कि इसका तरीका किस तरीके से आपने इसको एग्जाम में करना है। दूसरा है अपराइट, इसके साथ क्या आएगा? स्ट्रेट। क्या आएगा? स्ट्रेट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? स्ट्रेट, स्ट्रेट। तो ये तभी आएगा जब हमने पोएम में इसको पढ़ा होगा। अब उस पोएम में इसका मीनिंग क्या? ठीक है, उसके बाद है सोल। सोल का क्या आएगा? स्प्रिट। इससे लिखा नहीं जाता था, तो ठीक है ना? यस सर, हो गया। यस सर, 3 नंबर मिल गया ना? ये 3 नंबर का होता है। ये जो है ना फिल इन द ब्लैंक्स, ये हाफ नंबर का होता है एक।
तो 6 होती तो 3 नंबर मिलते। ये 1 नंबर का 1 होगा, ठीक है। 3 निकाले, 3 नंबर आपने छोड़े, चले गए। यस सर। 3 चले गए, फिर आपने कितने लेने? 17, 17। ठीक है। 3 ये ले गए, 3 ये ले गए, 6, फिर कितने लेने? 14, ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं है पास करना, अगर आप थोड़ा अपना दिमाग। हमें थोड़ी सी दिमाग की बत्ती जलानी। हाँ, अच्छा ये लिखा सर ऐसे अपराइट, मॉरल लिखा है यहाँ पे। स्ट्रेट, स्ट्रेट भी आए। अच्छा यहाँ पर और है ये वाले, ठीक है। स्पाइक्स ऑन टॉप, स्पाइक्स ऑन टॉप यानी उसके ऊपर जो है स्पाइक्स लगे हुए, custard spikes on this टॉप। स्केल्स अंडरनीथ, उसकी चेस्ट पे स्केल्स। चिमनी फॉर अ नोज, अब क्या है? कस्टर्ड नोज वाज द चिमनी, कस्टर्ड नोज वाज द चिमनी। हमने मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस इसके साथ लगाना, ठीक है। मीनिंग इसका कुछ और भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, हमने देखना पोयम में इसका क्या है, ठीक है। कस्टर्ड हेड स्पाइक्स ऑन हिज हेड, ठीक है। स्केल्स ऑन द चेस्ट, स्केल्स ऑन द चेस्ट। कस्टर्ड नोज लुक लाइक अ चिमनी, स्केल्स ऑन द बेक। अब देखिए यहाँ पर है स्पाइक्स ऑन द टॉप, स्पाइक्स ऑन द यानी यहाँ पर क्या है? टॉप पे स्पाइक्स। कस्टर्ड नोज वाज द इन द चिमनी, यानी नोज से कोई लेना देना नहीं है। कस्टर्ड हेड स्पाइक्स ऑन हिज हेड, ठीक है। दूसरा है कस्टर्ड चेस्ट, चेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। कस्टर्ड नोज लुक लाइक अ चिमनी नहीं है। स्केल्स ऑन द बेक, ये भी इससे जुड़ेगा नहीं, तो कौन सा आएगा? कस्टर्ड हेड स्पाइक्स ऑन द हेड, यानी दूसरा इसके साथ लग जाएगा, ठीक है। यस सर। स्केल्स अंडरनीथ, स्केल्स अंडरनीथ, यहाँ पर उसको स्केल्स लगेंगे, तो कहां पर है? स्केल्स ऑन द चेस्ट, तो इसके साथ कौन सा आएगा आपका? तीसरा, स्केल्स ऑन द चेस्ट, स्केल्स ऑन द चेस्ट, ठीक है। उसके बाद चिमनी फॉर अ नोज, हाँ देखो यहाँ पर कस्टर्ड नोज वाज इन द चिमनी, कस्टर्ड की नोज जो थी चिमनी में थी। दूसरा है कस्टर्ड नोज लुक लाइक अ चिमनी, इसकी नोज दिखती है चिमनी की जैसे, तो क्या आएगा? कस्टर्ड नोज लाइक लुक लाइक अ चिमनी। यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है कोई दूसरा वर्ड ऐसा बिल्कुल हो, लेकिन वो आपने देखना है कि कौन सा इसके साथ अप्रोप्रिएट, जो आपने पोयम में पढ़ा है। यस सर। पोयम पढ़ा होगा, पोयम समझी होगी, तभी जाके इनको आप फटाफट निकाल सकते हैं, ठीक है। यस सर। ये है, ठीक है। अच्छा मगर इसमें ठहरो ना। स्टडी द फॉलोइंग, यूज चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, राइट द आंसर अगेंस्ट ईच एक्सप्रेशन। कस्टर्ड हैज स्केल्स अंडरनीथ, स्केल ऑन द बेक, नहीं यार ये गलत है। स्केल्स ऑन द बेक थोड़े आएगा, स्केल्स ऑन चेस्ट इसमें लिखा है ना। अच्छा अगेंस्ट लिखना था, नहीं। द फॉलोइंग, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, अच्छा अगेंस्ट, ये देखो ना। स्पाइक्स ऑन टॉप, कस्टर्ड है स्पाइक्स ऑन हिज हेड, ये तो ठीक है ना। यस सर। अगेंस्ट मतलब क्या आगे? स्केल्स अंडरनीथ, स्केल ऑन द बेक नहीं आएगा, स्केल्स ऑन द चेस्ट आएगा, यस यस आएगा ना स्केल्स Yes, ऑन। sir. चिमनी फॉर अ नोज, कस्टर्ड नोज लुक लाइक अ चिमनी, यानी इनका स्केल्स ऑन द बेक गलत है, हमारा ठीक है, ठीक है। आप देखें, मुझे बताइए ये आपको कुछ आइडिया है? यस सर। वी रिग्रेट, टाइम्स पास्ट हैड गॉन, स्काइज फीट टच द ग्राउंड। ये कौन सी पोएम से? सर वो रेन एंड इवनिंग वेट विद रेन। वेरी गुड, एंड इवनिंग वेट विद रेन, उसी से। वी रिग्रेट यानी इससे क्या है? अफसोस है, अफसोस है। टाइम्स पास्ट हैड गॉन, जो टाइम गुजर गया वो चले गया। स्काइज फीट थ्रू द ग्राउंड, टफ टच द ग्राउंड है। तो यहाँ पर क्या आएगा? वी रिग्रेट के साथ क्या आएगा? स्पीक सॉफ्टली, वंडरफुल टाइम, एट डस्क। डस्क क्या होता है? जब सायंकाल होता है ना, शाम के सूरज डूबने का वक्त। डस्क, द स्काई सीम्स कमिंग, आसमान लगता है कि नीचे झुक रहा है, ठीक है।
टाइम लॉस्ट फॉर एवर, टाइम हमेशा के लिए चले गया। टू फील सॉरी फॉर सम, किसी के लिए अफसोस कर। तो वी रिग्रेट के साथ क्या आएगा? टू फील सॉरी फॉर अच्छा। टाइम्स पास्ट हैड गॉन, जो गुजरा वक्त था चले गया। टाइम लॉस्ट फॉरएवर, चले गए ना वक्त, जो वक्त था वो चले गया। तो इनको भी जो भी आपको डिफिकल्ट लगते हैं तो इसको आगे ये वाला लिख दो, इसको ये वाला लिख दो, ताकि आपको ये कौन देगा दोबारा। लास्ट है आपका आई। उसके बाद स्काई फीट, स्काई फीट टाइप द क्राउड, ऐसा लगता है आसमान धरती के साथ मिल रहा है। तो ये कौन सा टाइम होता है? स्पीक सॉफ्टली, वंडरफुल टाइम होता है, एट डस्क होता है, एट डस्क क्या आएगा? एट डस्क। अगर किसी ने लिखना है तो लिख दो इसको। चलो मैं आगे। यही है, सेम है ना। फीट आर कोल्ड, आईज हैवी विद स्लीप, माइंड इज एग्जॉस्टेड। ये भी कौन सी पोएम से लिया गया है? अच्छा, फीट आर कोल्ड के साथ क्या आएगा बताओ थोड़ा। Feel cold in the feet. Feeling cold in the feet. वेरी गुड। आईज हैवी विद स्लीप, Eyes feeling very sleepy. Feeling very sleepy. वेरी गुड। माइंड इज एग्जॉस्टेड, Mind is Unable to think anything. अनएबल टू थिंक एनीथिंग, अनएबल टू थिंक एनीथिंग, anything. क्योंकि इसका दिमाग थका हुआ है इसलिए ये कुछ भी सोच नहीं सकता। ठीक है, Please stop. ये कौन सी पोएम से लिया गया? ड्वेल प्लीज स्लॉथ, Sorry, I am first से फर्स्ट पोएम। क्या पोएम का नाम है? Prayer. प्रेयर। Priya. ड्वेल, ड्वेल का मतलब क्या है? शबनम। नहीं, ड्वेल ड्वेल ड्यू नहीं है ये, अच्छा, ड्वेल 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 ने इग्नोरेंस बोला था ना। रहना। हाँ रहना, तो क्या आएगा ड्वेल के साथ? क्या आएगा? हाउ लॉन्ग शैल आई ड्वेल इन द Sir, to इग्नोरेंस? live in a place or in a टू लिव इन अ प्लेस इन अ पर्टिकुलर वे। ठीक है, वेरी गुड। कहीं जगह, किसी जगह बोला था कि मैं कब तक इग्नोरेंस में रहूं, ignorance में रहो। तो किसी जगह पे रहूं, तो इधर क्या आएगा? दूसरा। प्ली, प्ली मतलब टू लेंड ईयर टू माय वेलिंग्स एंड प्लीज। प्लीज मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट, Request. है ना? तो बताओ थोड़ा। Urgent and emotional request. अर्जेंट एंड इमोशनल कौन सा है? पांचवा, yes sir. अच्छा, उसके बाद है स्लॉथ। Sir, unwillingness अनविलिंगनेस टू वर्क, यानी किसी काम को करने के लिए तैयार नहीं होना या कोई कोशिश करना नहीं। ठीक है, हालांकि यहाँ पर लेजीनेस भी आ सकता है, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा है, उन्होंने लिखा ये वाला। तो हमने क्या देखना है? मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है। Yes sir. ठीक है, वो हमको चेक कर रहे हैं कि इनको समझ है कि नहीं। Yes sir. तो इसमें क्या आएगा? अनविलिंगनेस टू वर्क। ठीक है, तो पहली पोएम से आपका ये बिल्कुल ये भी आता है। ये सारे एग्जाम आपके मॉडल सैंपल क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। डोज, एशन, कॉप्स, ये तो बिल्कुल फटाफट आना चाहिए। Yes, बताओ sir. कौन सी पोएम से लिया गया ये? Mother 66. डोज का मतलब क्या आएगा? Dead body. No, dead body. डोज, Sleep डोज। Sir, sleep lightly. हाँ, तभी मैंने बोला और कॉन्फिडेंस। lightly. हाँ, स्लीप लाइटली, स्लीप लाइटली। एशन, Colorless. इधर पेल भी है, कलरलेस भी है, दोनों इसके साथ। Yes. तो क्या आएगा? Colorless. कॉप्स, Dead body. Dead body. Crops. ये कौन सी पोएम से है? मिरेकल। Miracle. अच्छा, मेक मच ऑफ, मेक्स मच ऑफ। क्यों लोग क्या चिल्लाते हैं? ये मेक मच ऑफ। एज टू मी, जहां तक मेरा ताल्लुक है। द स्ट्रीट्स ऑफ मैनहट्टन, ये भी बता आपको किसको बोलते हैं। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ग्रेटली एडमायर्स, गेट्स एक्साइटेड।
तारीफ करना किसी की और एक्साइटेड होना, ठीक है। अ वे ऑफ सेइंग इफ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछो तो, अगर तुम मुझसे पूछो तो। सबवे कार्स, जो कार्स चलती हैं। मैनहट्टन आइलैंड इज वन ऑफ द बिजिएस्ट एंड मोस्ट क्राउडेड पार्ट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सिटी। एक सिटी का नाम, आइलैंड, सॉरी आइलैंड का नाम। अब मुझे बताओ मेक मच ऑफ के साथ क्या आएगा? Greatly admires, gets excited. हाँ, ग्रेटली एडमायर्स गेट एक्साइटेड। about. तो इसके साथ क्या आएगा? दूसरा, ठीक है। उसके बाद एज टू मी, कौन सा आएगा? A way of saying if you ask हाँ, me. a way of saying if you ask me, अगर तुम मुझसे पूछो ना, अगर तुम मुझसे पूछो ना तो मैं बताऊंगा। तो द स्ट्रीट्स ऑफ मैनहट्टन के साथ क्या आएगा? Manhattan Island is हाँ, Manhattan Island. लास्ट वाला आइलैंड, मैनहट्टन आइलैंड। मैनहट्टन आइलैंड का नाम है जो सबसे बिजी हो, एक आइलैंड का नाम है कहां पर? न्यूयॉर्क सिटी। Sorry, yes, sir. देयर इज एक्टिविटी इन द हाउस लिट विद द इलेक्ट्रिक बल्ब्स। दूर एक घर है जहां पर कुछ हो रहा है, कुछ एक्टिविटी हो रही है। Sir, if you explain, I explain. ये पढ़ी हमने अभी दो। Evening at 8. हाँ, एन इवनिंग वेदर। मूनलाइट लॉफ्स होल्डिंग द हेम ऑफ द मून। मूनलाइट हंस रही है मेरे ऊपर, और जिसका हेम मतलब क्या होता है? एज ऑफ द मून, ठीक है। वेयर इज माई डेस्टिनेशन, मेरा डेस्टिनेशन, मेरी मंजिल कहाँ है? वेयर इज द हरी, जल्दी क्या है, ठीक है। लाइट ऑफ द अर्थन लैम्प इन द वे साइड मॉडेस्ट अवेट्स मी। एक मिट्टी का दिया है, अर्थन लैम्प है, Yes, sir. जो एक मॉडेस्ट इन में है, जो मेरा इंतजार कर रहा है। अब ये पता नहीं, शायद ये दूसरी दुनिया की बात कर रहा है, ठीक है। तो व्हाट डज द पोइट सी, पोइट ने क्या देखा? व्हाट डज ही थिंक अबाउट, क्या देखा था पोइट ने? electric bulb. हाँ, देयर वाज एक्टिविटी इन द हाउस, In the house. देयर वाज एक्टिविटी इन द हाउस। व्हाट डज ही थिंक अबाउट इट, क्या सोचता है ये? Moonlight. कि he gets, नहीं, there is activity in the house which is there is also lighted bulbs, electric bulbs there, and he had some hope, यहाँ पर उसे एक उम्मीद दिखती in the life, in his life. Yes, sir. Here he gets some hope, ठीक है। मैंने तभी बोला this poem is difficult one. Yes, sir. ये वाली जो है एन एवनिंग बैट विद रेन, ये जो है क्योंकि इसमें सिंबॉलिक मीनिंग बहुत ज्यादा है, सिंबॉलिक मीनिंग है। वेदपाल दीप जी ने क्या लिखा है, हम इसका अपना गेस निकाल रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट इज अवेटिंग फॉर द पोइट, क्या इसका इंतजार कर रहा है? अर्दन लैम्प इन द वे साइड मॉडेस्ट इन अवेट्स मी। मैं नहीं आता तुमको थोड़ा, अब जब अगर वहां लिखूंगा अवेट्स मी तो उसका मतलब मेरा कर वाज अवेटिंग, ठीक है। गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, दो हैं। हम क्या होता है? एच। इन क्या होता है? हट लिख दो या होटल लिख दो, ठीक है। इन होता है ना, आई डबल एन, इन। हट लिख दो या होटल लिख दो, हट एड होटल, HUT हट। यहाँ पर तो हट जैसा इसमें लिखा है, लेकिन ये इन का मतलब होता है होटल। 5 नंबर का ये तो उससे भी ज्यादा क्या आसान है, एक तो आसान भी है और ज्यादा नंबर भी है। देखो पहले कंप्रीहेंशन में 3 नंबर, उसके बाद वो वर्ड्स के 3 नंबर, डिफिकल्ट वर्ड्स के 3 नंबर हो गए 6, फिर 5 नंबर का ये आता है 11 नंबर। आपने सिर्फ पोइमों से ही पास हो जाना है। अगर पोइमें आप